जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे, एमएन टीवी पर आपका स्वागत है। देश में जो किसानों ने भाजपा की सरकार को हर तरफ से घेरा है वो काबिले तारीफ है। देश में मजदूरों के, विद्यार्थियों के आंदोलन होते हैं, वो आंदोलन एक दो दिन तक चलते हैं। उनके नेता ऊंचे वर्ग के होने के कारण कुछ दिन अखबारों की सुर्खियां बटोरते हैं, उसके बाद रफा दफा हो जाते हैं। भारत में किसानों के आंदोलन का इतिहास आज़ादी के पहले से है। भारत का पहला किसान आंदोलन 1873 से 1876 तक बंगाल में चला था। तब देश का बंटवारा नहीं हुआ था। यह आंदोलन पाबना नामक जगह पर हुआ। जमींदारी के खिलाफ यह आंदोलन था। उस समय जमींदारी के संस्थापक राजा कामदेव राय थे। उनकी जमींदारी की परंपरा उनके वंशज चला रहे थे। इस आंदोलन से किसानों को स्वामित्व का अधिकार मिला, लगान की वृद्धि पर रोक लगाई। यह आंदोलन धीरे धीरे ढाका, मैमनसिंह, त्रिपुरा, राजशाही, फरीदपुर फैलने लगा। 1873 को लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्पबेल ने इस आंदोलन को उचित ठहराया, पर ऊंची जाति के जमींदारों ने बंगाल में मुस्लिम बहुल होने के कारण सांप्रदायिक रंग पोतने का काम किया। आज के गोदी मीडिया जैसे उस समय का अखबार हिंदू पेट्रियट ने लिखा था कि यह मुसलमान किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के खिलाफ चलाया गया आंदोलन है। महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिले में गुजराती और मारवाड़ी साहूकार किसानों का शोषण कर रहे थे। 1874 में एक सूदखोर कालूराम ने बाबा साहब देशमुख नामक किसान का घर के नीलामी की डिक्री प्राप्त कर ली। इस पर किसानों ने साहूकारों के विरोध में आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन पुणे जिले के शिरूर तहसील में कराड़ गांव से शुरू हुआ था। गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम में किसान आंदोलन का ही सहारा मिलते गया। भारत के स्वाधीनता संग्राम में आदिवासियों, जनजातियों और किसानों का अहम रोल था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आते ही बिहार के चंपारण जिले के राजकुमार शुक्ल नामक सवर्ण किसान की व्यथा से व्यथित हो गए और 1917 को पहला आंदोलन किया। यह आंदोलन नील की जबरन उगराई के विरोध में था। अंग्रेजों के मुनाफे की नीति से किसान पीड़ित थे। चंपारण के आंदोलन के बाद पाबना, तेभागा, बारडोली आंदोलन में सत्याग्रह हुआ। इससे किसानों के खिलाफ किसान जातियों का समर्थन मिलता गया और गांधी जी का नेतृत्व देश में प्रभावी होते गया। गुजरात के बारडोली आंदोलन में कुणबी पाटीदारों ने समर्थन किया तो उनका समर्थन कांग्रेस को मिलता रहा। वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने अपने कांग्रेस के आंदोलन के सरदार बनाया। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे। इसलिए आज भी किसानों पर ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के कोड़े बरस रहे हैं। देश भर के किसान ब्राह्मणवादी व्यवस्था एवं पूंजीवादी व्यवस्था के त्रस्त होकर आत्महत्या कर रहे हैं या वो किसान आंदोलित है। उत्तर प्रदेश में 1918 में किसान सभा का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश का तत्कालीन नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस का वो पहला किसान संगठन कहा जाता था। 1919 को किसानों ने खुलकर संगठित विद्रोह किया। हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन नामक एक प्रभावी आंदोलन चलाया। अंग्रेजों और सवर्ण जमींदारों ने क्रूर दमन करते इस आंदोलन को 1921 में कुचल दिया था। ऐसे ही केरल के मालवाड़ क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी एवं मलयाली मुसलमान थे। इन्हें मोपला लोग भी कहा जाता था। मोपला किसान मालवाड़ के नंबूदरी और नायर जैसी ऊंची जाति और भूस्वामियों के बटाईदार या आसामी काश्तकार थे। 1920-21 के दरमियान यह कृषिजन्य असंतोष उन किसानों में था। कुछ समय के बाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्थगित किए जाने से इस आंदोलन ने सांप्रदायिक राजनीतिक स्वरूप धारण किया। कांग्रेस के नेता यू गोपाल मेनन, पी मोहिउद्दीन कोया, याकूब हसन तथा के माधवन नायर को गिरफ्तार कर लिया। मोपला विद्रोह को देखते अंग्रेजों ने सैनिक शासन की घोषणा कर दी और परिणाम स्वरूप मोपला विद्रोह को भी कुचल दिया गया। किसानों के अन्य राज्यों में भी संगठन और राजनीतिक दल बने थे। बिहार में 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा बनाई थी। सन 1928 में एनजी रंगा ने आंध्र प्रदेश सभा स्थापना किया। उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल क्रांति सभा की स्थापना की। बंगाल में टेंसी एक्ट को लेकर 1929 को
कृषक प्रजा पार्टी बनाई थी। 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एन जी रंगाने एवं अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभा को मिलकर अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई थी। महाराष्ट्र में किसानों की परिस्थिति में सुधार करने हेतु विठल रामजी शिंदे जी ने 1926 से 1932 तक किसानों की सभा लेकर किसानों में जागरूकता अभियान चलाया है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड जाकर वहां के किसानों की परिस्थितियों का आस्थापूर्वक अध्ययन किया। कांग्रेस भी गांधी जी के नेतृत्व में किसान के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। कांग्रेस पूंजीवादी व्यवस्था की समर्थक होने के कारण विठल रामजी शिंदे जी कांग्रेस के विरोध में अपनी भूमिका निभा रहे थे। वह कहते थे, कांग्रेस जब तक गांधी और नेहरू के कब्जे में है तब तक कांग्रेस किसानों के समर्थन में नहीं रह सकती है। आज भी कोई परिस्थिति नहीं बदली है। उन्होंने 1926 को अछूत किसान परिषद, 1928 को मुंबई इलाका किसान परिषद, 1931 को वाल्वे तालुका किसान परिषद ली। विठल रामजी शिंदे जी अछूत किसानों के संदर्भ में कहते थे कि अछूतों को किसान कहना यह उन्हें दुख दे जैसा है, क्योंकि उनके पास कोई खेती ही नहीं है। अछूतों का मूलतः सवाल सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अधिकारों के संदर्भ में है। मुंबई काउंसिल ने खेती के टुकड़े टुकड़े करके उसे पूंजीवादी व्यवस्था को बेचने और खेतों पर टैक्स लगाने के लिए बिल लाया था। उसके विरोध में महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में किसानों की जागरूकता करने के लिए अनेक परिषदें संपन्न हुई। विठल रामजी शिंदे जी की अगुवाई में वो बिल पीछे नहीं लिया गया बल्कि स्थगित किया गया। विठल रामजी शिंदे जी ने 1920 को बहुजन पक्ष का भी निर्माण किया। उनके साथ सत्यशोधक दिनकरराव जवलकर भी थे। वो कट्टर ब्राह्मण विरोधी थे। विठल रामजी शिंदे के साथ गंगाधर देशपांडे, गणपतराव अभ्यंकर जैसे ब्राह्मण थे। इसलिए दिनकरराव जवलकर विठल रामजी शिंदे को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समर्थक थे ऐसा आरोप लगाते थे। कुछ दिनों के बाद मत भिन्नता होने के कारण उनके संगठन में दरार आती रही। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूंजीवादी व्यवस्था से त्रस्त होकर मान्यवर शंकरराव मोरे इन्होंने 3 अगस्त 1947 को शेतकरी कामगार पक्ष शेकाप बनाया था। किसानों और मजदूरों को इस दल के 1952 के महाराष्ट्र विधानसभा में 28 विधायक और मान्यवर शंकरराव मोरे सहित अन्य नेता सांसद बने थे। शेकाप के एडवोकेट गणपतराव देशमुख पिछले 50 साल से विधायक बने रहे। जयंत पाटिल पिछले 3 टर्म से विधान परिषद के सदस्य भी थे। आज किसान मजदूरों का यह दल शेतकरी कामगार पक्ष महाराष्ट्र के कुछ जिलों तक सीमित रह गया। देश में इमरजेंसी के बाद महाराष्ट्र में शरद जोशी नामक ब्राह्मण ने शेतकरी संगठन यानी किसान संगठन बनाया। जोशी ने किसानों के अनाज उत्पादन पर ज़्यादा दाम मिलना चाहिए, इसके लिए रास्ता रोको, रेल रोको जैसे लोकप्रिय आंदोलन किए। किसानों की उपज को थोड़े बहुत अच्छे दाम मिलने लगे। 1980 के दशक में ये किसानों का संगठन लोकप्रिय होता गया। शरद जोशी ने भारत वर्सेस इंडिया नामक संकल्पना देने से गांव का किसान बड़े पैमाने पर जुड़ने लगा। कॉमरेड शरद पाटिल इनके कहने से शरद जोशी ने महिलाओं की किसान महिला आघाड़ी बनाई थी। 1994 में स्वतंत्र भारत पक्ष नामक दल बनाया। 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहराव एवं तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंह के सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के दबाव में आकर गैट करार पर भारत की ओर से हस्ताक्षर किया। उसी खुली बाजार व्यवस्था का समर्थन शरद जोशी, अरुण जेटली जैसे लोग करने लगे। गैट के किसानों को कौन कौन से फायदे हैं यह शरद जोशी गिनाते रहते थे। आज उसी खुली बाजार व्यवस्था से किसान बदहाल जिंदगी जी रहा है। शरद जोशी ने भाजपा के साथ समझौता करने पर उनको पिछले दरवाजे से राज्यसभा में लिया। उन्होंने राज्यसभा में भारत के संविधान से समाजवादी शब्द निकालने के लिए एक निजी विधेयक रखा था। आखिर जोशी का संघीय एजेंडा सबके सामने आने लगा था। उसी काल में उत्तर भारत में एक भारतीय किसान यूनियन इस संगठन के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के असली चौधरी के रूप में सामने आ गए। आज से 32 साल पहले महेंद्र सिंह टिकैत जी ने 5 लाख किसानों की रैली दिल्ली बोट क्लब पर निकाली, जिसने तत्कालीन सरकार को थर्रा दिया था। उनके मांगों में सिंचाई के दर घटाने से लेकर फसल को उचित मूल्य मिले ऐसी 35 मांगे की थी।
आखिर तत्कालीन सरकार को मानना पड़ा, तब कहाँ उनके आंदोलन को विराम लगा दिया। 2017 में दिल्ली में जंतर मंतर पर तमिलनाडु के 100 से ज़्यादा किसानों ने भारी सूखे और कर्ज तले डूबे रहने से आंदोलन किया। वो किसान आधे तन ढके हुए, साथ में नर खोपड़ी रखे हुए थे। उन्होंने स्वयं का मलमूत्र खाने तक आंदोलन किया। प्रदर्शनकारी किसान 40,000 करोड़ रुपए का सूखा राहत पैकेज, ऋण माफी एवं राहत के पैकेज की मांग कर रहे थे। उनके आंदोलन की जगह केंद्र सरकार का कोई मंत्री मिलने नहीं गया। उन किसानों को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पी पलानीस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलकर बात करने का आश्वासन दिया। उनके आंदोलन को अभिनेता प्रकाश राज ने समर्थन दिया था। तमिलनाडु के किसान आंदोलन के नेता ऐकन्नू ने कहा था कि केंद्र ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। बहरहाल आंदोलन कामयाब रहा। इसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। हमें देश भर युवाओं से और किसानों से समर्थन मिला। आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद किसानों के अनेक जिले में, कमिश्नर में या प्रांतीय संगठन बनाए गए। उन आंदोलनों को जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिली। वह किसानों के संगठन को जिला स्तर, विभागीय, प्रांतीय बनाने से मर्यादाओं का सामना करना पड़ा। उन संगठनों में सवर्णों की घुसपैठ भी हुई थी। किसानों के वह संगठन और दल अंग्रेजों के या ब्राह्मणों के षड्यंत्र से या दमनकारी नीति से असफल हुए थे। अभी दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है। भाजपा सरकार ने लाए किसान विरोधी तीनों कानून के विरोध में और एमएसपी लागू करने के लिए सरकार के साथ चर्चाओं का सत्र चलाया था। केंद्र की सरकार किसानों के संगठन की कोई मांगे मान्य करने को तैयार नहीं है। इसलिए किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। जिन अडानी अंबानी जैसे पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतीकों ने करोड़ों रुपए 2019 के चुनाव जीतने के लिए और चुनाव आयोग को मैनेज करने के लिए दिए, उन पूंजीवादी व्यवस्था के लोगों ने कोई चैरिटी खोली नहीं है। उन्होंने सरकार को दान पुण्य के नाम पर नहीं दिए है। भाजपा ब्राह्मण बनियों का दल है। इसे किसान आज भी अपना दल नहीं मानते हैं। कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में भावनिक आंदोलन करते हुए देश में अधिकतर समय सत्तासीन रही है। ऐसा भाजपा के पास कोई बेस नहीं है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, हार्दिक पटेल जैसे किसान नेता भाजपा की अनियंत्रित सत्ता से रोड़े बने हुए हैं। किसानों को ईवीएम के ब्रह्मास्त्र से नेतृत्वहीन बनाया गया। बाकी सीबीआई, ईडी का डर पीछे लगाया गया ताकि वे किसानों के समर्थन में ताकत से बोल न पाए। खेती का निजीकरण करने से किसानों के पास जमीन नहीं रहेगी तो संपत्ति नहीं रहेगी, तो जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा में किसानों का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। यह प्लान आरएसएस ने बनाया। उधर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक साथ देश की लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने चाहिए ताकि ईवीएम में घोटाला करके एक साथ पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर सकते हैं। सीपीआई माले के पूर्व विधायक एवं ऑल इंडिया किसान सभा के वित्तीय सचिव कृष्णा प्रसाद जी ने मीडिया के सामने अपनी राय बताई थी। देश में 6,000 एपीएमसी में 2,000 एपीएमसी केवल पंजाब में है। एमएसपी का सबसे ज़्यादा फायदा 90% पंजाब का किसान लेता है। निजीकरण में एपीएमसी चली जाएगी और सरकार के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई जैसे गल्ला गोदामों का निजीकरण होते ही छोटे छोटे किसानों की हालत खराब होने वाली है। देश के किसानों की औसत मासिक आय 6,400 रुपये है। नए कानून में उन्हें कॉरपोरेट के हवाले कर दिया जाएगा। आज छोटा किसान मालिक था, वो उसके खेत में मजदूर बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अडानी अंबानी तय करेंगे कौन सी फसल उगानी है। जैसे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती किया था, तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया। अब तो गांधी जी आने वाले नहीं हैं। उनका हे राम इन्हीं संघियों ने किया था। संघियों का भारतीय किसान संघ किसानों को बरगलाने लगा है। कहता है कि हम भी दुख में झेल रहे हैं। भारतीय किसान संघ का ब्राह्मण नेता दिनेश कुलकर्णी कह रहा है कि हम सरकार के साथ चर्चा करते हैं, मामला हल करते हैं। भारतीय किसान संघ की ऑल इंडिया सेक्रेटरी मोहिनी मिश्रा ने कहा कि देश की किसी भी मंडी में किसानों को एमएसपी रेट नहीं मिल रहा है। एमएसपी गारंटी किसानों को मिलना चाहिए।
और एक नया कानून बनना चाहिए। कल भारत के बंद के दरमियान इन्हीं संघियों का भारतीय किसान संघ का केंद्र सरकार के साथ एक डेलीगेट्स गया था। कांग्रेस की सत्ता आने से भी किसानों को न्याय मिलेगा ऐसी कोई आशा नहीं है। ऐसा कानून भाजपा सरकार ने बनाया था। वही मुद्दे कांग्रेस के 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके एजेंडे में थे। वैसे निजीकरण की शुरुआत 1991 में कांग्रेस ने किया। भारत में टुकड़े टुकड़े की खेती करने के बजाय या कारपोरेट घरानों के हाथ में देने के बजाय कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर की संकल्पना लानी होगी। यह बात स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमिडीज इस आर्टिकल में 1918 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी थी। किसानों को एक ही विकल्प बनता है, ठोस विचारधारा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम की तैयारी करनी होगी। इसलिए एक मजबूत देशव्यापी संगठन बनाने की जरूरत है। जिस ईवीएम के कारण किसानों की हो या बहुजन समाज की समस्या बनी हुई है, उसके खिलाफ सबसे पहले राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। किसानों को एक ही विकल्प बनता है, ठोस विचारधारा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम की तैयारी करनी होगी। इसलिए एक मजबूत देशव्यापी संगठन बनाने की जरूरत है। जिस ईवीएम के कारण किसानों की हो या बहुजन समाज की समस्या बनी हुई है, उसके खिलाफ सबसे पहले राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की जल्दी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। दिल्ली में जमा हुए किसान ज़्यादा समय तक यह अपना आंदोलन चला सके, इसके लिए देश के सरकारी या निजी कर्मचारी इनका किसानों के साथ गठबंधन बनाकर आंदोलन को निश्चित रूप में एक मुकाम पहुंचा सकते हैं।